नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत रूस यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव पर मतदान से अलग रहा। भारत ने हिंसा और युद्ध तत्काल रोकने का आग्रह किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया आज 2 उड़ानें संचालित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट बाद वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव 5वें चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम धर्मशाला में। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01129788046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज सुबह यूक्रेन पर रूस के हमले के निंदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसमें यूक्रेन से रूसी सेनाओं की तुरंत, पूरी तरह और बिना शर्त वापसी की मांग की गई है। अमेरिका और अल्बानिया ने मसौदा प्रस्ताव प्रायोजित किया था तथा पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड सहित कई अन्य देशों ने इसका समर्थन किया। 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत सहित 3 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन के घटनाक्रम से बेहद चिंतित है। भारत ने आग्रह किया कि हिंसा और तनाव तत्काल कम करने के सभी उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं हो सकता। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि इन कारणों से ही भारत ने मतदान से अलग रहने का फैसला किया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया, लेकिन पश्चिमी देशों ने कहा कि प्रस्ताव यूक्रेन पर हमले के लिए वैश्विक स्तर पर रूस को अलग थलग किए जाने की मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि वो वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के कल्याण और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. एयर इंडिया यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली और मुंबई से आज 2 विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भेजेगी। ये भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से यूक्रेन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। नागरिक उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौटने के लिए विशेष सरकारी चार्टर उड़ानों में सवार होकर स्वदेश वापस लौटेंगे। भारतीयों को स्वदेश लाने में होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। हंगरी में भारतीय दूतावास के एक दल को यूक्रेन से भारतीयों को बाहर लाने में सहायता और समन्वय के लिए भेजा गया है। भारतीय दूतावास ने बताया कि वो हंगरी सरकार के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारत यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में और यूक्रेन में कीव में भारत के दूतावास में नियंत्रण कक्ष के अलावा पश्चिमी यूक्रेन और उसके पड़ोसी सीमा क्षेत्र में विदेश मंत्रालय की टीमों की उपस्थिति का विस्तार किया गया है। ये टीमें यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800 118797। अन्य नंबर है 011
011230141014 और 011230179005। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रतिबंधों, रक्षा सहायता और युद्ध विरोधी गठबंधन पर चर्चा की। एक ट्वीट में श्री जेलेंस्की ने कहा कि वे यूक्रेन को मजबूत समर्थन के लिए अमरीकी राष्ट्रपति के आभारी हैं। व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की है कि दोनों नेताओं ने 40 मिनट तक बात की। जेलेंस्की ने एक भाषण दिया जिसमें कहा गया कि यूक्रेन अपने देश की रक्षा अकेले कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के लिए सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के विदेश मंत्री को लक्षित करते हुए ये प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमरीका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की प्रतिक्रिया पुतिन की कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी शक्ति का सीधा संदेश है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नेताओं ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला करने का फैसला भयानक सामरिक गलती है। एक बयान में नाटो के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि रूस पर पहले ही बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और वे प्रासंगिक हितधारकों और यूरोपीय संघ सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निकटता से समन्वय करना जारी रखेंगे। बयान के अनुसार नाटो ने गठबंधन के पूर्वी हिस्से में रक्षात्मक भूमि और वायुसेना तथा नाटो क्षेत्र में समुद्री बेड़ों को तैनात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट बाद वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार के विभिन्न उपायों को लागू करने में सभी हितधारकों को शामिल करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज इस वेबिनार में 3 विषयों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन पहले और ई संजीवनी और दूर संचार माध्यम से टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर गोष्ठी सत्र आयोजित होंगे। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग जगत, स्टार्टअप, अकादमिक जगत के प्रसिद्ध वक्ता तथा विशेषज्ञ सहित हितधारक हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल संयुक्त रूप से समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी सरकार का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को उच्च गुणवत्ता की सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मिलें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अनेक प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में ही रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। रक्षा क्षेत्र पर एक वेबिनार में श्री मोदी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि रक्षा बजट की कुल राशि का करीब 70% घरेलू उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग करीब 54,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजेज में है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों के दल संबंधित मतदान केंद्रों में भेजे जा रहे हैं। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल जिन 12 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी और चित्रकूट शामिल हैं। ये जिले बुंदेलखंड से लेकर के अवध क्षेत्र तक फैले हुए हैं। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट पर दिलचस्प मुकाबला है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में हैं और अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, उनकी बहन पल्लवी पटेल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों जैसे चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या में भी इसी चरण में चुनाव होना है। राज्य सरकार के भी कई मंत्री इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी और चंद्रिका उपाध्याय शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। प्रचार अभियान आज शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में 5 जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें अपने उम्मीदवारों की वोट देने के लिए प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच मणिपुर विधानसभा के आगामी आम चुनाव के संबंध में अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के जवानों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राज्य में किसी भी हिंसा की घटना से बचने के लिए पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन तेज कर दिया गया है। दूसरी ओर पर्वतीय जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों में मतदान कर्तव्यों के लिए तैनात मतदान अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने मतदान के सफल आयोजन के लिए मतदान केंद्रों की यात्रा शुरू कर दी है। 5 चुनावी जिलों की 38 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और सफल विद्यार्थियों को उपाधि और डिप्लोमा प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के सोनितपुर जिले में तेजपुर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री कोविंद 48 छात्रों को स्वर्ण पदक भी प्रदान करेंगे। समारोह में 717 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि और 399 विद्यार्थियों को स्नातक उपाधि प्रदान की जाएगी। कुल 60 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि और 68 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। समारोह के बाद राष्ट्रपति काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक जीप सवारी करेंगे और पार्क के संरक्षण और विकास प्रयासों की समीक्षा भी करेंगे। श्री कोविंद हाथी सवारी भी करेंगे। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तेजपुर से अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत रूस यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव पर मतदान से अलग रहा। भारत ने हिंसा और युद्ध तत्काल रोकने का आग्रह किया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया आज 2 उड़ानें संचालित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट बाद वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे और भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम धर्मशाला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर बलिदान और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि सावरकर हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का कल रात निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने श्री बिस्वाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शोक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री बिस्वाल कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे और उन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:30 बजे चुनावी हलचल में विधानसभा वाले राज्यों से झलकियां आप सुनेंगे। परिक्रमा में ही शाम 4:45 बजे पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में प्रकाशन विभाग से प्रकाशित कामना सिंह की पुस्तक सपने सतरंगी की समीक्षा होगी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए कई सक्रिय तथा पूर्व उपाय किए हैं, जिससे अरहर की दाल की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज उड़द की दाल के औसत थोक भाव में 5% से ज्यादा की गिरावट आई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानियों मणिराम दीवान और पियाली बरुआ का स्मरण कर रहे हैं, जो 1858 में 26 फरवरी को शहीद हुए थे। इन दोनों ने स्वतंत्र असम के लिए ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। मणिराम असमी राजा को फिर सत्तारूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश राज और बर्मा के बीच 1826 में हुई यांदाबो संधि का पूरी दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने असम के युवाओं से ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करने की अपील की और इसके लिए क्रांतिकारियों का एक समूह गठित किया। पियाली बरुआ भी मणिराम के साथ आ गए और दोनों ने 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रूपरेखा तय करने में मुख्य भूमिका निभाई। जहां मणिराम ने कलकत्ता में क्रांति का मार्गदर्शन किया, तो वहीं पियाली ने असम में चीफ लेफ्टिनेंट के रूप में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया। मणिराम ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को असम में अहोम शासन बहाल करने के एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कलकत्ता से पियाली बरुआ को सांकेतिक भाषा में यानी कूटबद्ध पत्र लिखे। अपने पत्रों में उन्होंने उत्तराधिकारी युवराज कांदार पेशवार से गोलाघाट और डिब्रूगढ़ में सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों का मुकाबला करने का आग्रह किया। योजना के अनुरूप दुर्गा पूजा के दिन जोरहाट की ओर मार्च करना था, जहां कांदार पेशवार को राजा के रूप में सत्तारूढ़ किया जाना था। लेकिन उनकी एक गुप्त बैठक के ठीक पहले इस योजना का अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गया। मणिराम दीवान को कलकत्ता में और पियाली बरुआ को जोरहाट में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। 26 फरवरी 1858 को ब्रिटिश शासन ने दोनों को जोरहाट में सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी भड़काकर क्रांति की ये मशाल खामोश हो गई। प्रत्येक वर्ष 26 फरवरी को पूरा राज्य स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन महान निर्भीक सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज पापुनी पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात। आज हम गुजराती लेखक नर्मदा शंकर दवे का भी स्मरण करते हैं। वे नर्मद के नाम से लोकप्रिय थे। 1886 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। नर्मद ने साहो चलो जितवा जंग और जय जय गरवी गुजरात जैसे अपने प्रसिद्ध गीतों से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संचार किया। जय जय गरवी गुजरात, वंदन गुजरात तने वंदन। जय जय गरवी गुजरात अभी गुजरात का राज्यगान भी है। इस गीत में उन्होंने गुजरात की पहचान गढ़ने वाले सभी सांस्कृतिक प्रतीकों का गौरवगान किया है। ये प्रतीक गुजरात में रहने वाली सभी जातियों, समुदाय, वर्ग, धर्म और संप्रदायों से जुड़े हैं।
गांधी जी ने भी नर्मद के अहिंसा दर्शन की सराहना की है। नर्मद को गुजराती गद्य का जनक माना जाता है। उन्होंने गुजराती में लेखन की अनेक विधाओं का आरंभ किया। वे केवल कल्पना और साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारों के लिए भी समर्पित थे। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और विधवा विवाह की पुरजोर वकालत की। उन्होंने अपने जीवन में भी इसे अपनाया और ये उदाहरण सामने रखा कि वे जो कहते हैं उसका अनुकरण भी करते हैं। नर्मद धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद के प्रबल विरोधी थे। इस महान देशभक्त कवि को हमारा भावभीना नमन। आज हम शहीद इब्राहिम खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 26 फरवरी 1857 को फांसी दी थी। मालवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खान शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आ गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 26 फरवरी 1857 को फांसी पर लटका दिया। माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। एक बार तो रामा बोलिया डाक जब तो जाने। 26 फरवरी को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नीरेंद्र लाल अधिकारी की भी पुण्यतिथि है। 1936 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। जुगांतर पार्टी के सदस्य नीरेंद्र को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 23 मई 1934 को गिरफ्तार किया गया और ढाका सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर 1934 को उन्हें हिजली कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। इस महान सेनानी को हमारा नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत के बाकी शहरों की बात करें तो श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इन स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटोक और आइजॉल में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, रूस के यूक्रेन पर हमले की खबरें सभी अखबारों में अलग अलग तरीके से हैं। जनसत्ता ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, नेटो ने पूर्वी इलाकों में तैनात की सेना। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जंग के बीच शांति के संकेत, शर्तें भी। राष्ट्रीय सहारा ने भारत की सलाह को लिखा है कि संकट का समाधान बातचीत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए वेबिनार में यह कहना कि देश में बनाने होंगे हथियार, राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने पर है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के इस बयान को दिया है कि दुश्मन को चौंका देती है स्वदेशी प्रणाली। टाटा समूह एयर इंडिया की सूरत बदलने में जुटा। हिंदुस्तान की खबर है, पत्र के अनुसार बेहतर सुविधा के लिए नए जहाज जोड़े जाएंगे। बोइंग और एयरबस से बातचीत शुरू। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, 5,000 करोड़ रुपए से होगा परिक्रमा मार्ग का कायाकल्प। पत्र ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के हवाले से लिखा है कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा। हिंदुस्तान की खबर है, ऐप और सॉफ्टवेयर से अपराध पर नकेल की कोशिश। पत्र ने गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि अपराधी नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर चुनौती पेश कर रहे हैं, इसलिए पुलिस बलों को भी आधुनिक तकनीक से लैस करना जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी में कल दिन भर गर्मी और तेज धूप के बाद रात को बारिश और ओलावृष्टि को अधिकतर अखबारों ने सचित्र देते हुए लिखा है, वायु गुणवत्ता में आज से सुधार संभव। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हुआ। अमर उजाला कहता है, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धुरंधरों ने झोंकी ताकत। पत्र आगे लिखता है, जोर पकड़ रही है पार्टियों की जबानी जंग। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत रूस यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव पर मतदान से अलग रहा। भारत ने हिंसा और युद्ध तत्काल रोकने का आग्रह किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया आज 2 उड़ानें संचालित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट बाद वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। और खेलों में भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।